हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी कि प्लांट वाटर रिलेशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्लांट वाटर रिलेशन इस टॉपिक में हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगी वो कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसा कि जो मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और वही मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहला मॉलिक्यूल है जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसी मॉलिक्यूल को हम वाटर कहते हैं। उसके बाद दूसरा मिनरल है और लास्ट वन इज द फूड। चलो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाटर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट, वाटर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद वाटर के साथ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स। उसके बाद में फूड। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाएगी रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि दोनों भी रूट्स टू टिप ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इन दोनों को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कंबाइन होना पड़ेगा, और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो उसे हम सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोल्यूट। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कुछ सिस्टम की ज़रूरत होती है और उसी सिस्टम को हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे जो मॉलिक्यूल्स है, उसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कुछ जो मॉलिक्यूल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसी के बेसिस पर हम ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करते हैं। जैसा कि ट्रांसपोर्ट हम डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस, और जो दूसरा है उसे हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सेल स्ट्रीम से भी हो सकता है, और ये प्रोसेस हमें पता है वाटर कॉमा मिनरल्स और गैसेस के लिए एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फूड के लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है प्लांट के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वस्कुलर सिस्टम से होता है, वस्कुलर सिस्टम। उसी के अंदर हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसे हम शॉर्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, और इसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन भी हम कहते हैं। यानी कि हमें पता चला जो ट्रांसपोर्ट को हमने डिवाइड किया तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में किया, जैसा कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस है, सेल स्ट्रीम के माध्यम से भी हो सकता है, वाटर मिनरल्स और गैसेस ये शॉर्ट डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें पता है फूड को ट्रांसलोकेशन करना ज़रूरी है और इसे ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, और उसी को फॉलो करने के लिए फ्लोएम की आवश्यकता है। इसी को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो चलो स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर मीन्स देखेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट वहाँ पर कंडीशंस हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है उसे हम पैसिव कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, जैसा कि थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसे एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या करेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मीन हमें देखना है, ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम सबसे पहले पैसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरा है उसे हम एक्टिव कहेंगे। सेकंड वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ये जो प्रोसेस है
विदाउट एनर्जी चलने वाली है। कैसे है? विदाउट एनर्जी। एग्जाम में पूछा जाता है एनर्जी किस प्रकार की है? एटीपी की। ठीक है। उसके बाद इसी प्रोसेस के अंदर हमें पता चलता है डिफ्यूजन कंप्लीट हो सकता है। यही प्रोसेस हम वाटर, मिनरल्स इनके बारे में देख सकते हैं, गैसेस के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है। और सोल्यूट कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट। उसके बाद स्टूडेंट इसी प्रोसेस के ऊपर टेम्परेचर, इनहिबिटर्स, बिटर्स, इनका इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट्स वहाँ पर क्या रहेगा? नहीं रहेगा। किसका? टेम्परेचर और इनहिबिटर्स का। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें पता है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर है। यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता है और वही एनर्जी है एटीपी। कौन सी है? एटीपी। एटीपी के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है स्टूडेंट। उसके बाद इसी प्रोसेस में जो चल रहा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। उसके बाद इसी प्रोसेस के अंदर हम एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसा कि इस प्रोसेस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है मॉलिक्यूल का वो है अगेंस्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में हम एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं, जैसा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सेंसिटिव है। किसके बारे में? सेंसिटिव टू टेम्परेचर। उसके बाद इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स इनके बारे में सेंसिटिव है। यहाँ पर पैसिव सेंसिटिव नहीं था। पैसिव के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर का और इनहिबिटर्स का, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का ही इफेक्ट हो रहा है और इनहिबिटर्स का भी इफेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण बात हमने वहाँ पर एक्सप्लेन की। उसके बाद हमें पता चलता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस किस तरह से कंप्लीट होता है? टेक्स प्लेस बाय हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए सेंटेंस रहेगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, लोअर लेवल। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेंस्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये तो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के बारे में। अभी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी क्या फ्रेंड्स? डिफ्यूजन एक मोमेंट है जिस मोमेंट के अंदर हम सोल्यूट पार्टिकल के मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स। जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलिड पार्टिकल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस है स्टूडेंट। इट इज ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस यानी कि इट टेक्स प्लेस विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर कुछ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, उसी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट के ऊपर परिणाम करने वाले कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, जो सेकंड है उसे हम डेंसिटी कहते हैं, थर्ड जो है उसे हम सरफेस एरिया कहेंगे। सरफेस एरिया भी उसी के ऊपर परिणाम करता है। उसके बाद में फोर्थ जो है वो है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की सोल्युबिलिटी है। उसके बाद में लिपिड सोल्युबिलिटी भी है, लिपिड सोल्युबिलिटी। इसी तरह से कुछ सोल्युबिलिटी उसी के ऊपर परिणाम करता है। स्टूडेंट डिफ्यूजन के अंदर
हम और एक महत्वपूर्ण बात एक्सप्लेन करेंगे जिससे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे, यानी कि हम इसे नेक्स्ट टाइप के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम क्या बता सकते हैं स्टूडेंट? देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है तो उसे कंप्लीट करने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से यह प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसे हम फैसिलिटेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस प्रोसेस कंप्लीट्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि 2 डिफरेंट टाइप्स हम बता सकते हैं, 2 टाइप्स के हैं। उसमें से जो पहला टाइप्स है उसे हम पोरिन्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और जो पोरिन्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में वॉल पर प्रेजेंट दिखाई देता है हमें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में यही पोरिन्स हमें दिखाई देगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम एक्वापोरिन कहेंगे। एक्वापोरिन स्टूडेंट, एक्वापोरिन क्या करता है? वाटर मूव करता है, और वाटर मूव करने की वजह से हम इसे वाटर चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर चैनल, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स है। अभी स्टूडेंट देखो, सपोज दिस इज द लिपिड बाइलेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। इसी तरह से हमने फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन निकाला। इसी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के पास 2 तरह के प्रोटीन्स है, कुछ एक्सट्रिंसिक है तो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है वहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन की अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो आउटर साइड है यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रेजेंट है इनर साइड को उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इसी तरह से अभी हमें क्या करना है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस का एक्सप्लेन करना है। इसी के अंदर एक पार्टिकल है, यहाँ पर देखो एक पार्टिकल से, और यही पार्टिकल इस प्रोटीन के थ्रू सेल के इनर साइड मूव हो जाएगा। दिस इज द आउटर सरफेस, सेल का आउटर सरफेस है, और दिस इज द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक सरफेस, ठीक है। इसी तरह से तो अभी यहाँ पर जो मूवमेंट हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी? आउटर सरफेस टू साइटोप्लाज्मिक सरफेस। सबसे पहले ये पार्टिकल इस प्रोटीन को बाइंड हो जाएगा, बाइंड, क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसे हम कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन कहेंगे। और ये कैरियर प्रोटीन रहने की वजह से ये क्या करेगा? कैरी करेगा किसी को, इस पार्टिकल को। उसके बाद में प्रोटीन थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद प्रोटीन इस तरह यहाँ पर है, और उसी प्रोटीन को यह पार्टिकल जॉइंट है। उसके बाद प्रोटीन और आगे बढ़ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन आ चुका। प्रोटीन आने के बाद जो पार्टिकल है वो रिलीज हो चुका साइटोप्लाज्म में, इसी तरह से। उसके बाद पार्टिकल रिलीज होने के बाद प्रोटीन अगेन मूव बैक एट द ओरिजिनल पोजीशन। इसी तरह से स्टूडेंट इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसा कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट वन है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल वहाँ पर मूव हो सकते हैं, और दूसरे जो है वो नॉन पोलर है। स्टूडेंट, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम, उसके बाद में क्लोरीन, इनका एग्जांपल ले सकते हैं। और नॉन पोलर के अंदर हमें पता है न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड भी। इसी तरह से ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे? हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मोमेंट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस दी प्रोटीन, प्रोटीन्स के साथ, और प्रोटीन्स के माध्यम से मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसे हो रही। प्रोटीन्स के माध्यम से मॉलिक्यूल की मूवमेंट 3 डिफरेंट टाइप से होती है। जैसा कि पहला टाइप है उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं, दूसरा सिनपोर्ट कहते हैं, और तीसरा एंटीपोर्ट कहते हैं। उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मोमेंट देख रहे हैं पार्टिकल्स की और मोमेंट देख रहे हैं कुछ सोलिड पार्टिकल्स की। जैसा कि सोलिड पार्टिकल प्रोटीन्स के थ्रू किस तरह से मूव होते हैं, ठीक है। चलो, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप देखना पड़ेंगी। सबसे पहली टाइप है उसे हम कहेंगे यूनिपोर्ट, और जो नेक्स्ट है उसे हम कहेंगे सिमपोर्ट, और लास्ट वर्ड इज द एंटीपोर्ट। तो इसी तरह से उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हम पार्टिकल्स के मोमेंट देखेंगे। सबसे पहले है यूनिपोर्ट, उसके बाद में है सिमपोर्ट, और लास्ट वन इज द एंटीपोर्ट। चलो देखो स्टूडेंट, यूनिपोर्ट के अंदर क्या होता है, यूनिपोर्ट के अंदर हमें पता है दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अभी प्रोटीन्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक पार्टिकल वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। जो पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है वो पार्टिकल कैसा है, वन पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, और डायरेक्शन उसकी कैसी है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है। इसी तरह से इसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सिमपोर्ट के अंदर यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, ए और यहाँ पर हम बी। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो दोनों मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट हम सोडियम का, उसके बाद में ग्लूकोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन से ट्रांसफर होते हैं, उसे हम सिमपोर्ट कहते हैं। उसके बाद एंटीपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी यानी कि अपोज, जो मॉलिक्यूल की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोज है, यानी कि मॉलिक्यूल अपोज मूव हो रहे हैं। और अपोज मूव होने की वजह से यहाँ पर भी हमें पता है 2 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 पार्टिकल्स कह सकते हैं हम उसे। दिस इज द प्रोटीन, वन डायरेक्शन ए पार्टिकल, उसके बाद में अपोज डायरेक्शन बी पार्टिकल। इसी तरह से एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, उसे कहेंगे हम एंटीपोर्ट। उसके बाद में स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसा कि सोडियम है और पोटेशियम, उसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इसी तरह की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। तो स्टूडेंट ये हमने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस। हेलो फ्रेंड्स चलो आज हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ऑस्मोसिस यानी क्या, ऑस्मोसिस यानी कि द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। स्टूडेंट देखो सॉल्वेंट पार्टिकल की मोमेंट है, किसके मोमेंट है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। इसके पहले हमने सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। लेकिन जो मोमेंट हो रही है वो मोमेंट किस तरह से, देखो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन across the semi-permeable membrane, across the semi-permeable membrane। स्टूडेंट देखो मोमेंट जो हो रही है वो मोमेंट across the semi-permeable हो रही है और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अभी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखो दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर देखो ये जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी जो मोमेंट हो रही है वो मोमेंट हो रही है इस डायरेक्शन से, सॉल्वेंट की मोमेंट अगर इस डायरेक्शन से हो रही है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं
क्या बता सकते हैं? एक और पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसकी मोमेंट है? सॉल्वेंट की मोमेंट है फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट टू कॉन्सनट्रेटेड इन सॉल्यूशन। कहाँ पर हो रही है? सॉल्यूशन के अंदर। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सनट्रेटेड इन सॉल्वेंट। उसके बाद में हम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसे हम हाइपोटोनिक कह सकते हैं स्टूडेंट। क्या कह सकते हैं? हाइपोटोनिक। देखो, और इसे तो हम हाइपरटोनिक कहेंगे। अभी देखो बोला यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो हाइपो और हाइपोटोनिक दो कंडीशन हम मिले, और एक सेंटेंस हम ऐड करेंगे, जैसा कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, इसी तरह से मोमेंट हो रही है। फिर अभी जो मोमेंट हो रही है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ये हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ऑस्मोसिस हम एनिमल सेल के बारे में जब डिस्कस करेंगे, जब हम एनिमल सेल का एग्जांपल लेंगे तो हमें कुछ और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप सभी को पता है एनिमल सेल जो है विदाउट सेल वॉल है। कैसी है? विदाउट सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है क्या? नहीं है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर हम इसी के अंदर जब ऑस्मोसिस देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना पड़ेंगे। जब से सबसे पहला सॉल्यूशन हम ले चुके हैं आइसोटोनिक, उसके बाद में हम लेंगे हाइपोटोनिक, और लास्ट में हम ले सकते हैं हाइपरटोनिक। देखो स्टूडेंट, इसी तरह के 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास है। एक आइसोटोनिक है, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देखो स्टूडेंट, जब आइसोटोनिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता है सेम कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? सेम है। और सेम कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से सेल के अंदर हमें किसी तरह का चेंज नहीं दिखाई देगा। नो चेंज इन सेल। सेल के अंदर चेंज है क्या? नहीं है। देखो दिस, अब यहाँ पर हम डायग्राम निकलते। दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पर जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और इनसाइड टू दिस एटमॉस्फेयर देयर इज अ सेल। और कौन सी सेल है? ये जो है ये एनिमल सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल सेल। दिस इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है जो कॉन्सेंट्रेटेड, इसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट के अंदर हमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम दिख रहा है। क्या है? सेम है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर भी सेम है और सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने की वजह से सेल के अंदर चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर सेल के अंदर से 2 मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स अंदर भी जा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स अंदर भी जाते हैं, यानी कि नो चेंज इनटू द सेल। सेल के अंदर किसी तरह का चेंज नहीं है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुन, आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम निकालेंगे। जैसा कि हाइपोटोनिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम पता है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और सेल, एनिमल सेल। अब यहाँ पर हम लेबल करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, वो कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने आइसोटोनिक बताया था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? आइसोटोनिक नहीं बताना है। यहाँ पर हमें क्या कहना है? हाइपरटोनिक बताना है। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हाइपोटोनिक। हाइपो यानी कि कम रहेगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो जाएगी तो उसे कहना चाहिए एंडोऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से, एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से सेल के अंदर चेंज दिखाई देगा, और जो चेंज है वो चेंज कौन सा है? सेल टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। और सम टाइम यहाँ पर सेल वॉल नहीं रहने की वजह से सेल
क्या हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह के चेंजेस हमें सेल के अंदर दिखाई देते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन में। जब हम हाइपरटोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गई हमारी एनिमल सेल, और दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन में है एटमॉस्फेयर में। सेल के अंदर कौन सी कंडीशन है, हाइपोटोनिक। यहाँ पर लिखेंगे हम हाइपोटोनिक कंडीशन। सेल के अंदर कौन सी है, हाइपोटोनिक, कंफ्यूज होने का नहीं। यहाँ पर कौन से, हाइपरटोनिक। अभी देखो सेल के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हाइपोटोनिक से मॉलिक्यूल कहाँ मूव हो रहे हैं, इनसाइड टू द सेल, उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, और एक्सोऑस्मोसिस होने के बाद सेल क्या हो जाएगी, सेल फ्लैसिड हो सकती है, उसे हम श्रिंक कहते हैं, सेल श्रिंक हो सकती है। इसी तरह के चेंजेस हमें एनिमल सेल के अंदर दिखते हैं। स्टूडेंट जब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लांट सेल के अंदर हमें प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में डिस्कस किया है, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, और हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक भी मूवमेंट हो रही है सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में हमने एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया। आज आगे बढ़कर हम थोड़ा प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, प्लांट सेल के बारे में। स्टूडेंट प्लांट सेल के अंदर भी हमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन ले चुके हैं एनिमल सेल के बारे में, उसी तरह से अब हमें प्लांट सेल के बारे में भी क्या करना है, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लेना है। तो उसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, जब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें पता है प्लांट सेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात इस तरह की है, प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। और सेल वॉल रहने की वजह से प्लांट सेल रप्चर नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। तो हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, और लास्ट वन है जो हाइपरटोनिक है। सेम कंडीशन एज टू द एनिमल सेल। देखो स्टूडेंट, आइसोटोनिक के अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर कंडीशन है, और ये जो है ये है हमारे प्लांट सेल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसी एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, और सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कस करना है। यहाँ पर देखो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, उसी की वजह से नो चेंज, चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नो एनी चेंज। ठीक है, थोड़ा चेंज हो सकता है, ओनली जो सेल वॉल है वो थोड़ी टर्जिड हो सकती है। क्या हो सकती है, सेल वॉल टर्जिड होती है, लेकिन सेल के अंदर कुछ इफेक्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हम हाइपोटोनिक की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा हाइपोटोनिक के अंदर यहाँ पर इस तरह से सेल, प्लांट सेल है, इसी को हम लेबल करेंगे, दिस इज द सेल वॉल। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिए वाला है वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कंडीशन में है, यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बाहर का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, हाइपोटोनिक कंडीशन का है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। अब स्टूडेंट हाइपोटोनिक रहने की वजह से अंदर तो एटमॉस्फेयर हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हाइपो टू हाइपर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से सेल के अंदर चेंजेस जो हो गए, वो चेंजेस ओनली वहाँ पर हमें टर्जिडिटी दिखेंगी। क्या दिखेंगी, टर्जिडिटी, सेल बिकम अ टर्जिड। लेकिन सेल ब्रस्ट नहीं होगी, रप्चर भी नहीं होगी, सेल डू नॉट रप्चर। ठीक है,
उसके बाद इसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। फिर हम थोड़ा हाइपरटोनिक की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वन। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये हो गया एटमॉस्फेयर और ये हो गई प्लांट सेल। अभी यहाँ पर तो हमें पता है बाहर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक। कैसी है? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और यहाँ पर जो है वो है हाइपोटोनिक। अब सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकलेगा। अगर बाहर जा रहा है तो उसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोस्मोसिस। और उसी के साथ सेल श्रिंक नहीं होगी, सेल के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। और जो चेंजेस है वो चेंजेस हमें 3 डिफरेंट टाइप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर चेंजेस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी के लिए हम थोड़ा यहाँ पर इरेज कर देख रहे हैं। जैसा कि हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारी प्लांट सेल है और हाइपरटोनिक कंडीशन के बाद सेल के अंदर एक्सोस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब एक्सोस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद सेल के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं? सेल के अंदर जो पहला चेंज हो जाएगा वो चेंज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसी की साइज़ थोड़ा कम हो जाएगी। वैक्यूल की साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस इस तरह से सिचुएट हो जाएगा और सेल के अंदर जो प्लाज्मा है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। फर्स्ट चेंजेस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। उसके बाद यही सेल को हम नेक्स्ट कंडीशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि हम यही सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से सेल को हमने फिर से क्या किया? हाइपोटोनिक कंडीशन में ट्रांसफ़र किया। हाइपोटोनिक कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन है उसे हम हाइपो कहेंगे और जो सेल के अंदर है उसे हम हाइपर कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। इसी तरह के सिचुएशन में ट्रांसफ़र किया। अभी इसी तरह के सिचुएशन में ट्रांसफ़र करने के बाद सेल के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जैसा कि पहला चेंज जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। वैक्यूल की साइज़ बढ़ जाएगी, सेल इस तरह से हो जाएगी और जो प्लाज्मा है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस। इसी तरह के चेंजेस हमें सेल के अंदर दिखाई देते। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल के बारे में ऑस्मोसिस प्रोसेस को डिस्कस किया है। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर पोटेंशियल। स्टूडेंट, वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फर्स्ट एक्चुअली पोटेंशियल क्या है इसी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट, पोटेंशियल जनरली जो डिनोट किया जाता है साई इस सिंबल से। साई यानी कि PSI, इसी सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं। और जब हम वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं तो वाटर पोटेंशियल हम डिनोट करते हैं साई W से। इसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाटर पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद देखो, अभी साई W के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वाटर पोटेंशियल इसी तरह से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और साई यानी कि पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्टूडेंट, वाटर पोटेंशियल हम 2 डिफरेंट वाटर के लिए बता सकते हैं। एक है प्योर वाटर और जो दूसरा है उसे हम इनप्योर वाटर कहते हैं। स्टूडेंट, प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें पता चलता है प्योर वाटर यानी कि जिस वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर ये डिपेंड करेगा तो हमें वाटर का पोटेंशियल बताना पड़ेगा। एक्चुअली वाटर का पोटेंशियल प्योर वाटर का जो होता है वो मैक्सिमम होता है। स्टूडेंट, मैक्सिमम क्यों होता है तो उसी के पीछे एक रीज़न है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम रहता है प्योर वाटर का, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। और वो जनरली प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0, मैक्सिमम यानी कि 0 है। स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हमारे माइंड के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। 0 तो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 0 ज़्यादा है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, यानी कि वो 0 से ही बताया जाता है। उसके बाद वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस वाटर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही यहाँ पर
अलो करते हैं। यहाँ पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, किसी तरह का कंटेमिनेशन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं रहने की वजह से यहाँ पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है स्टूडेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो हमें पता चलता है एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी ग्रेट है, तो वाटर का पोटेंशियल भी कितना है, ज़्यादा है। और वाटर का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, और वो हम बता सकते हैं ज़ीरो, यानी कि प्योर वाटर पोटेंशियल इज ग्रेटर, और उसे हम ज़ीरो कहते हैं। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वाटर के अंदर कुछ ऐड करते हैं स्टूडेंट। जब हम इसी वाटर के अंदर कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि प्योर वाटर है और इसी प्योर वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं शुगर को और किसी तरह के एक आधे पार्टिकल्स को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ तो एक्स्ट्रा उसी के अंदर ऐड किया है। जब कुछ इसी के अंदर ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है, यानी कि वो तो प्योर वाटर नहीं है, वो जो है वो कंटेमिनेशन है। क्या है, कंटेमिनेशन। और जब एक कंटेमिनेशन है स्टूडेंट, तो इसी के अंदर वाटर का जो बैलेंस था, प्यूरिटी का, वो कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। जब वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है तो हम इसी वाटर बॉडी को अगेन पोटेंशियल के लिए एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनप्योर वाटर। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इनप्योर वाटर। और जब हम इनप्योर वाटर का पोटेंशियल देखते हैं तो हमें कुछ चेंज दिखाई देता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाटर बॉडी ली है और इसी के अंदर वाटर तो है लेकिन कुछ ऐड किए वाला मटेरियल भी है, जैसा कि हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अभी इसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम हो चुका है। अगर H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और कुछ कंटेमिनेटेड पार्टिकल उसी के अंदर है तो ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसी का वाटर पोटेंशियल हमें लेस दैन जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, लेस दैन जीरो। अगर ये लेस दैन जीरो है तो हम उसे बता सकते हैं -1, -2, -3, -4 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से इनप्योर वाटर का ये पोटेंशियल है स्टूडेंट। अभी वाटर के पोटेंशियल के ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो हम पॉइंट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर के पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे न्यू पॉइंट स्टूडेंट। एक पता चलता है हमें वाटर पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, और हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। किसे एक्सप्लेन करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। वाटर के पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है जो वाटर के पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। और वो जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से, जैसा कि फर्स्ट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोल्यूट। अनदर फैक्टर है जिसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर भी वहाँ पर ग्रेट इफेक्ट कर सकता है स्टूडेंट। और जो थर्ड फैक्टर है उसी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल रहने की वजह से उसी फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। नेग्लिजिबल रहने की वजह से हम उसे NA कहते हैं, यानी कि नो इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट। स्टूडेंट सोल्यूट का जो इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम साइयस, इसी से सोल्यूट पोटेंशियल को बता सकते हैं। जब सोल्यूट पोटेंशियल साइयस है तो हमें पता चलता है सोल्यूट पोटेंशियल का जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो निगेटिव है। कैसा है इफेक्ट, निगेटिव। अगर ये इफेक्ट निगेटिव है तो हम उसे बता सकते हैं निगेटिव इफेक्ट। और जो निगेटिव इफेक्ट है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है
सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या होता है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम के लिए। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल हम बताते हैं साई पी से। प्रेशर पोटेंशियल हम बताते हैं साई पी से। स्टूडेंट इसी का इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कि आपके समझ में आया होगा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। जब प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल अल्सो इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ेगा। तो इस दोनों भी बढ़ रहे हैं तो ये इफेक्ट है पॉजिटिव। स्टूडेंट कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेविटी का तो इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो इसी तरह से एक कुछ हो गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। अभी इसी का इक्वेशन हमें लिखना ज़रूरी है। कैलकुलेशन के तौर पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी एक्चुअली इक्वेशन क्या है? ठीक है, इक्वेशन बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। मैंने आपसे अभी कहा है, क्या कहा है? वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करते हैं दो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स और दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसी के दौर पर हमें इक्वेशन के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स को। जैसा हम बताते हैं वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू। It also affected by the concentration of solute potential और concentration of pressure। तो एक कुछ हो गया हमारा इक्वेशन जो कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के कैलकुलेशन के डीपीडी के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। एक्चुअली डीपीडी क्या है इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट यानी कि डीपीडी, इसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसी की डेफिनेशन के तौर पर हम बता सकते हैं जैसा कि द अमाउंट बाय विच diffusion pressure of solution less than its pure solvent। देखो स्टूडेंट कितनी आसान डेफिनेशन है। यहाँ पर एक अमाउंट है, जिस अमाउंट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन इट्स प्योर सॉल्वेंट। उसी के प्योर सॉल्वेंट से डिफ्यूजन प्रेशर लेस है, उसी को डीपीडी कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एक सिंपल सी डायग्राम के साथ। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक वाटर बॉडी लिए वाली है और इसी वाटर बॉडी के अंदर दो डिफरेंट कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ लेते हैं प्योर वाटर। क्या लेते हैं स्टूडेंट? प्योर वाटर, मीन्स यहाँ पर है प्योर वाटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन। आप सभी को पता है सॉल्यूशन यानी कि प्योर वाटर के अंदर हमने कुछ ऐड किए वाला है तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अभी यहाँ पर जब प्योर वाटर लेते हैं तो हम इसी लेक्चर से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई होता है, यानी कि यहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल रहेगा तो वो हम जीरो से डिनोट करेंगे, यानी कि जीरो इज़ हाई वाटर पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो हो चुका है वो लेस हो चुका है स्टूडेंट। अगर वाटर पोटेंशियल लेस होता है तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर है वो है कुछ, तो हम यहाँ पर -1 या -2 ले सकते हैं। -2 हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी यहाँ पर
कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो कंपार्टमेंट ए से बी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। इस सेंटेंस के साथ, जैसा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह मूव हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल इधर मूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कैसा है? लेस दैन 0 है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। उसके बाद ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक्चुअली डीपीडी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हम यहाँ पर बता सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डीपीडी। डीपीडी का कैलकुलेशन किस तरह से? डीपीडी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट कुछ प्रेशर देखना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट प्रेशर है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसी के बारे में तो हमको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर जिसे हम टीपी कहते हैं, वो सब वहाँ पर सेम है। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर सेम है। ठीक है, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसी तरह से दो प्रेशर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, इन तीनों प्रेशर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं डीपीडी को। और जब हम डीपीडी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम एब्रिविएशन यूज़ करते हैं ओपी, वॉल प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे डब्ल्यूपी, और टर्गर प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे टीपी। यहाँ पर वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर सेम रहने की वजह से हम सिर्फ किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम टीपी को यूज़ करेंगे या फिर डब्ल्यूपी को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर सेम किस तरह से, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल की डायग्राम निकालते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक सेल निकाली। ठीक है, अभी इसी सेल के अंदर देखो स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल है। जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ चुका है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया है उसी वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल के ऊपर। यानी कि वॉल के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे टीपी। क्या कहेंगे? टीपी। और इसी के बेसिस पर वॉल क्या करती है, वॉल प्रेशर जनरेट करती है, सेम प्रेशर जनरेट करती है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, उसे कहा जाता है WP। यानी कि दोनों सेम रहते हैं, तो हम बता सकते हैं TP इज इक्वल टू WP। इसीलिए हम किसी एक को यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन के अंदर। जब हम DPD का हम इक्वेशन लिखते हैं DPD का, एक्चुअली जब हम इक्वेशन के लिए सोचते हैं तो हमें पता चलता है इक्वेशन क्या मिलेगा। इक्वेशन मिलेगा DPD का, यानी कि DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये कुछ हो गया इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के बेसिस पर हमारा कैलकुलेशन चलता है। अभी स्टूडेंट, डीपीडी का कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन हम कुछ सेल के सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। जब कुछ सेल के सिचुएशन है तो यहाँ पर दो सिचुएशन सेल के रहते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं टर्जिड सेल, एक सिचुएशन हो गई, और उसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है इसे हम कहते हैं फ्लासिड सेल। दो सिचुएशन यहाँ पर हो चुके हैं, एक टर्जिड सेल है और दूसरी फ्लैसिड सेल है। स्टूडेंट, टर्जिड सेल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं, कितना लेते हैं? 10, और उसके बाद हम जो TP लेने वाले हैं वो भी यहाँ पर हम 10 ही लेने वाले हैं। इसी का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो DPD जो हमें मिलता है वो मिलता है OP माइनस TP, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो हायर मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ हमें वहाँ पर मिला है। उसके बाद हम
सेल की डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट। जो सेल की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से टर्जिड सेल है, और जो दूसरी सेल है वो है फ्लासिड सेल। कौन सी सेल है स्टूडेंट? फ्लासिड सेल। ठीक है, इसी तरह से फ्लासिड सेल को हमने निकाला। जब हम फ्लासिड सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है फ्लासिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम 10 लेते हैं, और उसके बाद जो टर्गर प्रेशर है वो कुछ हम यहाँ पर 6 लेते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन मिलता है डीपीडी के दौर पर 10 - 6 यानी कि इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो डीपीडी मिला है वो डीपीडी है 4, और यहाँ पर जो डीपीडी मिला है वो डीपीडी मिला है 0। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल स्टूडेंट कैसा है? हाइयर है। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कैसा है? लोअर है। और जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो किस तरह से हो रही? फ्रॉम हाइयर टू लोअर। ये कुछ हो गया सिचुएशन के बारे में। तो ये आज हमने डीपीडी के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट। तो चलो डीपीडी के बारे में और कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर एक प्लांट बॉडी है, और जो प्लांट बॉडी है उसी प्लांट बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि एक रीजन है वो है बिलो टू द सॉइल, जिसे हम रूट रीजन कहते हैं, और उसे हम रूट सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद जो सॉइल के ऊपर है स्टूडेंट उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और उसे हम शूट रीजन भी कहते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से 2 डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं प्लांट्स के अंदर। जब हम इसी प्लांट के 2 डिफरेंट रीजन को लेबलिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे समझ में आता है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन चल रहा है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम बिलो टू द सॉइल है, यानी कि रूट रीजन से वाटर का एब्जॉर्प्शन चल सकता है। ठीक है, ये जो है इसे हम H2O कहेंगे। जो वाटर प्रेजेंट है वो तो सॉइल के अंदर है स्टूडेंट, इसे हम सॉइल वाटर भी कह सकते हैं। तो सॉइल वाटर के अंदर से जो वाटर आ रहा है वो वाटर एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अगर इसी प्लांट बॉडी में वाटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहने की वजह से प्लांट किस तरह से इस वाटर की डिफिशियंसी कंप्लीट करता है और डिफिशियंसी को प्रिपेयर करके अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। तो जब वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि इसे हम डिवाइड करते हैं 2 डिफरेंट पार्ट में, और उसी जो डिफरेंट पार्ट है जैसा कि फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसा कि हमारी हेडिंग है उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसी को हम नेक्स्ट प्रोसेस में डिवाइड करेंगे जैसा कि एसेंट ऑफ सैप। इसी 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन हम इस 2 पार्ट में बता सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो चल रहा है वो एक्चुअली कहाँ पर चल रहा है? वो तो चल रहा है इस बिलो टू द सॉइल रीजन। इसी रीजन को हम थोड़ा साइड को लेते हैं। जब हम इसी रीजन को साइड को लेते हैं तो हमें इस तरह से डायग्राम निकालना पड़ेगी। ये जो डायग्राम हमने निकाली है स्टूडेंट, ये डायग्राम है रूट की। जब हम रूट के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है रूट के अंदर डिफरेंट रीजन है। ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो जो रीजन रूट्स के अंदर दिखाई देते हैं वो तो डिफरेंट रीजन है, लेकिन हमें वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचना है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन चलता है एक हेयर्स के साथ, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। मीन्स जो सॉइल वाटर है वो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? वो सॉइल से। कहाँ तक एब्जॉर्ब हो रहा है स्टूडेंट? रूट के अंदर हो रहा है। जब ये रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉइल टू इनसाइड द रूट। movement of water molecule from soil to inside the root, that is the absorption of water। इतना ही हमें एक पॉइंट में देखना है। उसके बाद हमें जो वाटर अंदर आने वाला है, जो एब्जॉर्ब किया है, उसे तो लीफ तक प्रोवाइड करना है, लीफ तक उसे ले जाना है। जब यहाँ पर आने वाला वाटर मॉलिक्यूल लीफ तक जाता है तो उसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि एसेंट ऑफ सैप, इस
पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इस पॉइंट के अंदर हमें शुरुआत करना पड़ती है रूट हेयर से, क्योंकि हमें पता चलता है यहाँ पर सॉइल मटेरियल है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर सॉइल मटेरियल है और उसी सॉइल मटेरियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अगर सॉइल के अंदर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है तो इसी वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ ले जाना है? उसी वाटर मॉलिक्यूल ले जाना है टॉप तक, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक जा रहा है तो उसी से पहले हमें वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम सॉइल टू रूट रीजन। मीन्स यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है इसी वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ तक लाने वाले हैं, और यहाँ तक जब हम इसे ला सकते हैं तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी के लिए हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं। जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निकालते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर किस तरह से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि एक पार्ट है रूट का, और ये जो है स्टूडेंट ये है रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से रूट है। ठीक है। उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं इपिडर्मल सेल। क्या कहते हैं? इपिडर्मल सेल, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम रूट के पार्ट्स को इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये जो हो गया रूट हेयर हो गया। रूट हेयर तो हम सभी को पता है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं इपिडर्मल सेल। स्टूडेंट जो इपिडर्मल सेल है वो इपिडर्मल सेल बैरल शेप्ड है, और इसी इपिडर्मल सेल के बाद हमें एक रीजन दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट, जिसी के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल का ग्रुप है। कौन से सेल का ग्रुप है? पैरेनकाइमेटस। इसी तरह से एक ग्रुप है सेल का जो पैरेनकाइमेटस सेल दिखाता है। कौन से सेल दिखाता है? पैरेनकाइमेटस। एक्चुअली पैरेनकाइमेटस यानी क्या? पैरेनकाइमेटस यानी क्या? फूड स्टोरिंग सेल्स है, और उसी सेल का ग्रुप यहाँ पर दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसे हम लेबल करेंगे, और जब हम इसे लेबल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कौन सा लेयर है ये लेयर है कॉर्टेक्स। अभी यहाँ पर दो डिफरेंट लेयर हमने रूट के अंदर निकाले। एक तो रूट के बाहर का जिसे रूट हेयर कहना चाहिए, उसके बाद इपिडर्मल सेल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हमें कॉर्टेक्स लेयर दिखाई देता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें एंडोडर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर हमें एक लेयर दिखाई देता है, जो लेयर कंटिन्यूस सेल का ही लेयर है, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। यानी कि एंडोडर्मिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो ग्रुप है सेल का, इसी तरह से हमने एंडोडर्मिस सेल वहाँ पर ड्रॉ की। जो एंडोडर्मिस सेल है स्टूडेंट, वो एंडोडर्म सेल जो है, वो एंडोडर्म सेल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट तरह का कैरेक्टर छुपा है, और जो कैरेक्टर एग्जाम में पूछे वाला है। इसी के अंदर एक कैरेक्टर कौन सा है? तो स्टूडेंट इसी के अंदर एक स्ट्रिप दिखाई देती है, और जो स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप को हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसे हम सुबेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरियन, जो इस तरह से कंटिन्यू है इस सेल के अंदर। अभी यहाँ पर तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ से हमें गैप भी दिखाया, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो एंडोडर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एंडोडर्मिस लेयर हो चुका है स्टूडेंट। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसे हम सुबेरिन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन। और इसी सुबेरिन को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये हो गई हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो सुबेरियन मटेरियल से हुई है, और जो सुबेरियन मटेरियल है वो सुबेरियन मटेरियल है वाटर हेटर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग हम सभी को पता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटर, इसी के साथ वाटर आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रही है इसे हम पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज। पैसेज। ठीक है। ये पैसेज सेल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद हमें थर्ड लेयर दिखाई दे। हमने यहाँ पर रूट हेयर के बारे में डिस्कस किया, एपिडर्मल सेल के बारे में डिस्कस किया, कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में
एंडोडर्म के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हम पैसेज सेल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद पैसेज सेल के बाद हमें और एक लेयर दिखाई देता है जिस लेयर को हम पेरीसाइकल कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? पेरीसाइकल। इस तरह से वो लेयर है, वो भी कंटिन्यू लेयर है, इसे हम क्या कहेंगे? पेरीसाइकल। एक्चुअली पेरीसाइकल क्या है? तो पेरीसाइकल एक सेल का ग्रुप है और जिस ग्रुप की हेल्प से आगे चलता है क्या? तो आगे चलता है वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, इसे हम कहेंगे पेरीसाइकल। ठीक है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर देखो 4 डिफरेंट लेयर्स वहाँ पर हमने ड्रा की है। अभी उसके बाद हमें और एक इम्पॉर्टेंट लेयर दिखता है, जिस इम्पॉर्टेंट लेयर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम दैट इज द फूड कंडक्टिंग ट्यूब्स है स्टूडेंट। उसी के अंदर से फूड कंडक्ट होता है और जब फूड कंडक्ट हो रहा है तो हमें पता चलता है प्लांट के अंदर फ्लोएम का वर्क बहुत ग्रेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लोएम के बाद हम इसे लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्लोएम को हमने लेबल किया। ठीक है, फ्लोएम को लेबल करने के बाद हम नेक्स्ट लेयर निकालते हैं स्टूडेंट। अगर हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस करें, आई श्योरली स्टूडेंट हम डाइकॉट प्लांट के बारे में भी डिस्कस करें, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइकॉट प्लांट का स्ट्रक्चर निकाला है जिसका वेनेशन हमें रेटिकुलर दिखाई दे रहा है, तो हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो, जब हम डाइकॉट प्लांट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप दिखाई देती है, जिस स्ट्रिप को हम सभी जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए। उस स्ट्रिप का नाम है कैम्बियम स्ट्रिप। क्या नाम है स्टूडेंट? कैम्बियम स्ट्रिप। इसी तरह से कैम्बियम स्ट्रिप हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, जो बहुत अच्छा तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखा रही है। इसी तरह से ये कैम्बियम स्ट्रिप है। क्या है? कैम्बियम स्ट्रिप। हमें इस तरह से डाइकॉट प्लांट के रूट के सेक्शन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते, कैम्बियम स्ट्रिप के बाद हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो सेल का स्ट्रक्चर है, और वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स का। किसका है? वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स का। और जिसी वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्स को हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया जाइलम का स्ट्रक्चर। अभी हमें क्या करना है? हम तो यहाँ पर पूरा जो पार्ट ड्रॉ कर चुके हैं, इसे तो हम ओनली रूट कहते हैं स्टूडेंट। यानी कि जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो सिर्फ रूट का है। अभी रूट के अंदर देखो वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन चल रहा है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसे वाटर मॉलिक्यूल को हमें कहाँ तक लाना है स्टूडेंट? यहाँ तक। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो चुका है। लेकिन अभी इसी वाटर मॉलिक्यूल को हमें कहाँ ले जाना है? इसी वाटर मॉलिक्यूल को हमें ले जाना है प्लांट के लीफ के टिप तक, यानी कि उसे ऊपर उठाना है। तो उसे जब हम ऊपर उठाते तो उसे हम एसेंट सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब इसे ऊपर उठाया जाता है तो उसे एसेंट सैप कहा जाता है। तो ये है वाटर मॉलिक्यूल। इसी वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट के लीफ तक उठाना है तो उसे एसेंट सैप कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ तक, तो उसी के लिए हमें 2 डिफरेंट प्रोसेस भी देखना पड़ते हैं। अभी 2 डिफरेंट प्रोसेस कौन से है? सबसे पहली प्रोसेस है, जब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा हम एसेंट सैप को इरेज करेंगे स्टूडेंट। इरेज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोसेस भी लिखना है। अभी यहाँ पर 2 प्रोसेस हम लिखेंगे। कौन से 2 लिखेंगे? हम लिखेंगे वाटर की मूवमेंट जो हो रही है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम सॉइल टू रूट जाइलम रीजन, तो उसी का फर्स्ट रीजन है और फर्स्ट प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर। और सेकंड जो है वो है सिम्प्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गई मूवमेंट वाटर की। किसकी हो गई मूवमेंट? मूवमेंट किसी की हो गई? वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट 2 डिफरेंट प्रोसेस से चल रही है। एक चल रही है एपोप्लास्ट, दूसरी चल रही है सिम्प्लास्ट। अभी यहाँ पर एपोप्लास्ट मूवमेंट क्या है? हम सबसे पहले एपोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। एपोप्लास्ट स्टूडेंट देखो,
फर्स्ट मोमेंट है वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा वो हो जाएगा विदाउट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं करेगा, विदाउट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करेगा क्या? नहीं करेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो इसी की मूवमेंट कैसे हो जाएगी? इसी की मूवमेंट हो जाएगी ओनली द रीजन ऑफ स्पेस, और जो स्पेस है उसे हम मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, उसी रीजन से हो जाएगी। सपोज यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, आने के बाद इसी वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट चल रही है मेम्ब्रेन स्पेस से, इस तरह से सेल के मेम्ब्रेन से ही चल रही है, और यहाँ तक आने के बाद ये स्टॉप होती है। अभी देखो स्टूडेंट, जो मोमेंट है वो ओनली सेल मेम्ब्रेन से है, उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट मोमेंट। ये विदाउट एनर्जी है, यानी कि इसे हम पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव। इसी को किसी तरह की एटीपी नहीं लगती है, अगर एटीपी नहीं लगेगी तो वो पैसिव मोमेंट हो जाएगी। और वाटर मॉलिक्यूल की जो मोमेंट है एपोप्लास्ट, वो प्लांट के अंदर मैक्सिमम है स्टूडेंट, यानी कि प्लांट मैक्सिमम इसी मोमेंट को फॉलो करता है। अभी प्लांट वाटर यहाँ पर आ चुका है, इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। जब एपोप्लास्ट वाटर यहाँ पर आता है तो उसे सुबेरियन स्ट्रिप आगे नहीं जाने देगी, तो इसी की मूवमेंट हो जाएगी पैसेज सेल से। ये पैसेज सेल को अंदर से ही क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ पर सिम्प्लास्ट नेचर बताता है। उसके बाद ये मोमेंट सीधा हम अब यहाँ पर पेन थोड़ी चेंज करते हैं, उसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद चलता है और सेल मेम्ब्रेन से, और चलता है और सेल मेम्ब्रेन से, चलते चलते सीधा चले जाता है जाइलम की तरफ। यहाँ पर ओ आ चुका है, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, यहाँ पर ओ वाटर मॉलिक्यूल आ चुका है। तो ये कुछ हो गया एपोप्लास्ट मोमेंट ऑफ द वाटर। उसके बाद सिम्प्लास्ट के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। जब हम सिम्प्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट यानी क्या? सिम्प्लास्ट यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, वो हो रही है बाय क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसे क्रॉस करना है? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, वहीं से चली। स्टूडेंट, ये प्रोसेस एटीपी की हेल्प से चलती है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस जो है वो एटीपी की हेल्प से चल रही है। एटीपी की हेल्प से चलने के साथ हम इसी प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? इसे हम एक्टिव भी कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसे एनर्जी लग रही है। अभी देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है वो अंदर आ चुका है, और अंदर आने के बाद इसी वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्रॉसिंग टू द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, ठीक है। अंदर आने के बाद इसी की मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट सीधा चल रही है बाय क्रॉसिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस किया। किसे क्रॉस किया? सेल के मेम्ब्रेन को। सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये सीधा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद सीधा आता है प्लाज्मोडेस्माटा करते, सीधा आगे बढ़ के सीधा आगे बढ़ के आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पैसेज सेल के पास, और पैसेज सेल के पास आने के बाद वो सीधा अगेन फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड होकर क्रॉस कर सीधा चलता है जाइलम की तरफ, यानी कि सीधा क्रॉसिंग चल रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। जब वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक होकर चल रही है तो उसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट। क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। स्टूडेंट, जब यहाँ पर दो एडजेसेंट सेल हम बाजू को लेते हैं, अगर हम ये दो एडजेसेंट सेल बाजू को लेते हैं तो एक्चुअली सिम्प्लास्ट मूवमेंट कैसी है? एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ठीक है। इन दोनों सेल के अंदर ये हमें वॉल दिखाई दे रही है। वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करके आ चुका है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल सीधा आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ आने पर ये सीधा क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि इस गैप को। इस गैप को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? प्लाज्मोडेस्माटा। हम थोड़ा इसे इरेज करेंगे, दूसरी पेन यूज़ करते हैं हम, जो डार्क होना चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं स्टूडेंट।
ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहना चाहिए, और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर आगे बढ़ रहा है। तो ये हो चुका है कुछ इसी के बारे में डिस्कशन। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मोड। अभी वाटर मॉलिक्यूल तो एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन चल रहा था वो चल रहा था सॉइल रीजन टू रूट रीजन। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टूडेंट क्या देखा हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर? हमने देखा सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम तक प्रोवाइड करना, जाइलम तक मूवमेंट बताना। एक्चुअली जाइलम तक जब मूवमेंट बताता है तो हमें इसी मूवमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब वाटर मॉलिक्यूल का जो कुछ यहाँ पर मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हो रही है कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन के बाद यही मूवमेंट चल रही है एंडोडर्म्स की तरफ, उसके बाद चल रही है एंडोडर्म के बाद फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद कहाँ चल रही है स्टूडेंट? जाइलम। बोले तो फाइनली वो जाइलम है, यानी कि हमें रूट पता चलता है। रूट क्या है? सॉइल टू रूट हेयर, सॉइल टू क्या है? रूट हेयर, और रूट हेयर टू क्या है? कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स टू क्या है स्टूडेंट? कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर एंडोडर्म्स, एंडोडर्म, एंडोडर्म्स के बाद क्या है स्टूडेंट? एंडोडर्म्स के बाद है नेक्स्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में लिखा है, ड्रॉ किया है, तो हमें पता चलता है एंडोडर्म्स के बाद चलता है पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद चलेगा फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद कैम्बियम, और कैम्बियम के बाद जाइलम। तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। ठीक है, और जब जाइलम के पास वाटर आ जाएगा तो यही वाटर लीफ तक उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, यही वाटर को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और ये वाटर लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है एसेंट ऑफ सैप, इसी की हेल्प से। यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा जो था वो था एसेंट ऑफ सैप, उसी की हेल्प से। तो वो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले में नहीं। वाटर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है, उसी को हम इम्बिबिशन कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इम्बिबिशन, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है स्टूडेंट, और जिस प्रोसेस के अंदर एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इम्बिबिशन। ठीक है, तो चलो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इम्बिबिशन के बारे में पता चली है, जैसा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द इम्बिबिशन। इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि जो वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड, और उसे वुडन डोर के बारे में हम ज़्यादातर सोचेंगे। वुडन डोर जो रहते हैं स्टूडेंट, वुडन डोर रेनी सीजन के अंदर क्या हो सकते हैं? सोलन हो सकते हैं, वो एक उसका एग्जाम्पल है इम्बिबिशन का। यानी कि हमें पता चलता है जो सॉलिड पार्टिकल है वही सॉलिड पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, और जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ड्राई सीड। स्टूडेंट, जब हम ड्राई सीड सोन करते हैं, उसे वाटर के अंदर सोक करते हैं, तो ड्राई सीड भी वहाँ पर इम्बिबिशन प्रोसेस से दिखाता है, और इम्बिबिशन प्रोसेस जो दिख रही है वो प्रोसेस सीड के अंदर भी दिखाई देती है। तो इसी प्रोसेस के अंदर हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं इम्बिबिशन के अंदर। एक्चुअली स्टूडेंट चेंजेस क्या है, और जो चेंजेस होते हैं इम्बिबिशन प्रोसेस के साथ, तो ड्यूरिंग टू द इम्बिबिशन प्रोसेस द चेंजेस टेक्स प्लेस। फर्स्ट चेंज दैट इज द प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर के अंदर कुछ चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसे हम कहते हैं इम्बाइब प्रोसेस और इम्बिबिशन प्रोसेस। इम्बिबिशन प्रोसेस और प्रेशर, कौन सा प्रोसेस प्रेशर है? इम्बिबिशन प्रेशर, ये कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट चेंज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम के अंदर भी चेंजेस होता है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड चेंज जो होता है, और जो थर्ड चेंज है उसे हम कहते हैं एक्चुअली हीट जनरेशन। यहाँ पर हीट जनरेट भी होती है। ठीक है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पर कुछ चेंज हमें पार्टिकल्स के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो प्रोसेस हो चुके हैं इसे हम इम्बिबिशन प्रोसेस
कहते हैं। स्टूडेंट जनरली इम्बिबिशन प्रोसेस हम सीड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, तो सीड के अंदर हमें पता चलता है जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इतना प्रेशर रॉक को ब्रेक करने के लिए सफिशियंट है, और रॉक इसी प्रेशर के साथ ब्रेक हो सकता है। उसी टाइम हीट भी जनरेट होती है, उसे हम इम्बाइब हीट भी कहते हैं और हीट जनरेट भी कहते हैं और हीट जनरेशन भी कहते हैं। तो इसी तरह से हमें इम्बिबिशन प्रोसेस वहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल। एक्चुअली वाटर पोटेंशियल क्या है और किसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है, हम एक्सप्लेन करेंगे वाटर पोटेंशियल। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल जनरली एक सिंबल के साथ दिखाई देती है और एक सिंबल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। उसी सिंबल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं साई, ठीक है, क्या कहते हैं, साई। इसी सिंबल के साथ वाटर पोटेंशियल एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट जनरली वाटर पोटेंशियल डिनोट किया जाता है साई डब्ल्यू के साथ। किसके साथ, साई डब्ल्यू के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलो उसके साथ थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है वाटर पोटेंशियल एक्चुअली क्या है। वाटर पोटेंशियल हमें प्योर वाटर के साथ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो रहेगा 0। इसी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है स्टूडेंट, क्या है, 0। और जब वाटर पोटेंशियल के अंदर हम कुछ कंटेंट डिसॉल्व करते हैं तो उसी का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी कि सोल्यूट का वाटर पोटेंशियल जो है, और हम ज़्यादातर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल माइनस में डिनोट किया जाता है, यानी कि -1, -2, -3 और सो ऑन, इसी तरह से। तो ये हो गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ ये हो गया इम्बिबिशन प्रोसेस और वाटर पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, जैसा कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टेड। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर परिणाम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं सोल्यूट। स्टूडेंट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल के अंदर, और इसे हम डिनोट करते हैं साइएस से। क्या डिनोट करते हैं, साइएस के, ठीक है। स्टूडेंट जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इसे हम कहते हैं निगेटिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, निगेटिव इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। स्टूडेंट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है और उसे हम डिनोट करते हैं साई पी से। स्टूडेंट जब सोल्यूट के बाद प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पर बढ़ सकता है, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन है दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो सकता है वाटर पोटेंशियल के अंदर, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है स्टूडेंट, और नेग्लिजिबल रहने की वजह से हम उसे काउंट नहीं करते। जब वाटर पोटेंशियल का हम इफेक्ट देख रहे हैं तो हमें पता चलता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये हम वहाँ पर इक्वेशन ले सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का कैलकुलेशन करने के लिए। तो स्टूडेंट ये हो चुका है वाटर पोटेंशियल और इम्बिबिशन प्रोसेस। एसेंट ऑफ सैप, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है स्टूडेंट, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इसी का मीनिंग है स्टूडेंट मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ water molecule toward upward direction, ठीक है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन से हो रही है, तो इसे हम एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। देखो स्टूडेंट, हमें प्लांट के अंदर दो डिफरेंट रीजन्स दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट रीजन है जिसे हम कहेंगे शूट रीजन, और जो अनदर रीजन है स्टूडेंट जो बिलो टू द सॉइल है उस रीजन को हम कहते हैं रूट रीजन। रूट
रीजन। ठीक है, इसी तरह से दो डिफरेंट रीजन्स हमें दिखाई देते हैं प्लांट के अंदर। अभी रूट रीजन का बेसिक वर्क क्या है स्टूडेंट? रूट रीजन का बेसिक वर्क है एब्जॉर्प्शन करना, और उसी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन चलता है रूट के थ्रू, उसी के अंदर फर्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन और सेकंड है मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसी तरह से वाटर और मिनरल्स इन्हीं का एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होता है। जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है वो जाइलम के पास प्रेजेंट है स्टूडेंट, और जाइलम के पास प्रेजेंट रहने वाले वाटर मॉलिक्यूल को अभी क्या करना है, उसे सीधातर ले जाना है लीफ के पास और लीफ की तरफ ले जाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस और थ्योरी देखना है। जो वाटर मॉलिक्यूल लीफ की तरफ जा रहा है स्टूडेंट, तो उसी के पीछे जो थ्योरीज और जो फोर्सेस है, उसी फोर्सेस की हेल्प से हम एसेंट ऑफ सैप बता सकते हैं। अभी देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट होना है, तो उसी की मोमेंट किस तरह से चल रही है, फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन, यानी कि बॉटम टू टॉप। तो इसी भी हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो उसी के लिए फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट हमें देखना है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, अभी एक्चुअली रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर यानी कि प्रेशर जनरेटेड बाय रूट टिप। प्रेशर जनरेटेड बाय रूट टिप। जो रूट टिप को प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। अभी यही रूट प्रेशर डिपेंड करता है स्टूडेंट ट्रांसपीरेशन के ऊपर। ठीक है, अगर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो उसके बाद स्टोमेटा क्लोज होते हैं, और स्टोमेटा क्लोज होने के बाद फिर भी हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दिखाई देता है, और उसी का वर्क जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, वो ट्रांसपीरेशन होने के बाद और स्टोमेटा क्लोज होने के बाद भी दिखाई दे रहा है। यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स रूट प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पर देखो, ट्रांसपीरेशन हो रहा है और ट्रांसपीरेशन होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं। स्टोमेटा क्लोज होने के बाद फिर भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट होते हैं। अभी ये वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा क्लोज होने के बाद भी क्यों एक्सेप्ट होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो जाइलम के ट्यूब्स है स्टूडेंट, इसी जाइलम के ट्रैक के अंदर सक्शन फोर्स डेवलप हुए वाला है कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से, और जो सक्शन प्रोसेस है, जो सक्शन फोर्स है, वो फोर्स स्टोमेटा क्लोज होने के बाद भी वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अराउंड टू द रूट टिप, उसी के ऊपर वर्क कर रहा है, और उसी के ऊपर वर्क करने की वजह से रूट टिप से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर आ रहे हैं। इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट रूट प्रेशर के बाद हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। सेकंड जो स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पुल का मीनिंग होता है स्टूडेंट पुलिंग टू द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे हम पुलिंग कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, और खींचने के लिए ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये जो प्रोसेस है ये भी डिपेंड करती है ट्रांसपीरेशन के ऊपर। अब ट्रांसपीरेशन के बारे में तो हम सभी को पता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अभी यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या है डेफिनेशन? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, in the form of vapor through stomata. The question means loss of water in the form of vapor through stomata. Important word यहाँ पर है stomata. ठीक है, कौन सा वर्ड है? इंपॉर्टेंट स्टोमेटा। अभी स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला, जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करने के लिए, और जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है वो अगर वेपर के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। यानी कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग इसी वर्क के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट डेवलप फॉर टू द ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन के लिए डेवलप होने वाला है। अभी स्टोमेटा जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें स्टोमेटा दो डिफरेंट टाइप्स के दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो है जिसे हम कहते हैं डाइकोट स्टोमेटा, डाइकोट स्टोमेटा, और जो सेकंड है जिसे हम कहेंगे मोनोकोट स्टोमेटा। इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा हमें दिखाई देते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। मोनोकोट के अंदर
अलग स्टोमेटा है, डाइकॉट के अंदर अलग स्टोमेटा है। अभी इसी स्टोमेटा को डिस्कस करने के लिए हमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर निकालना होता है, जो स्ट्रक्चर गार्ड सेल के साथ है, सब्सिडरी सेल्स के साथ है, उसके बाद कुछ इनर थिक लाइनिंग के साथ भी है स्टूडेंट। तो इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर को निकालना है। अब हम यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर निकालते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जब निकालते हैं हम डाइकॉट का, तो वो इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है, इसी तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो हम करेक्टली अब यहाँ पर करेंगे। अभी देखो ये हो चुके हैं एक गार्ड सेल और ये हो चुके हैं दूसरी गार्ड सेल, यानी कि स्टोमेटा दो गार्ड सेल्स दिखाते हैं। उसके बाद जो इनर पार्ट है गार्ड सेल का, जो इनर लाइनिंग है, जिसे हम कहते हैं इनर थिक लाइनिंग, इनर थिक लाइनिंग्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसी स्ट्रक्चर के साथ हमें इसी के अराउंड में, यानी कि गार्ड सेल के अराउंड में कुछ इस तरह से सेल्स दिखाई देते हैं, और जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम आयन को स्टोर करने के लिए, इस सेल को सब्सिडरी सेल कहा जाता है। दीज आर द सब्सिडरी सेल, ठीक है। उसके बाद इसी स्टोमेटा के ऊपर हमें कुछ इस तरह से फाइबर्स दिखाई देते हैं, जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस फाइबर को माइक्रोफाइब्रिल्स के नाम से जाना जाता है, माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। इसी तरह से हमें वहाँ पर पार्ट्स दिखते हैं स्टोमेटा के। अभी देखो स्टोमेटा ओपन और क्लोज जो होता है वो बेसिकली पोटेशियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है सब्सिडरी सेल के अंदर, वो अगर गार्ड सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, और गार्ड सेल टर्जिड होने से यहाँ पर स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है, और स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो जाएगा स्टूडेंट, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ठीक है। अभी जब पोटेशियम आयन फिर से सब्सिडरी सेल के अंदर रिटर्न आता है तो यही स्टोमेटा गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड होते हैं, और फ्लैसिड होने के साथ ये पार्ट क्लोज हो जाता है। तो इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है पोटेशियम पंप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसी तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे। ये हो चुका है डाइकॉट स्टोमेटा के बारे में। अभी चलते हैं हम मोनोकॉट की तरफ। मोनोकॉट स्टोमेटा जो इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर दिखाता है स्टूडेंट जी, इस तरह से गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है उसी का, और यही गार्ड सेल डम्बेल शेप्ड और डम्बेल स्टोमेटा के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो गार्ड सेल है वो इस तरह से, इसी गार्ड सेल के अराउंड में हमें दिखाई देते हैं कुछ सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, वो इस तरह से। यही सब्सिडरी सेल रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम आयन को स्टोर करने के लिए, और यहाँ पर जो है वो इनर थिक लाइनिंग, अभी लेबलिंग करेंगे। दिस इज द गार्ड सेल, उसके बाद दीज आर द इनर थिक लाइनिंग, उसके बाद दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, देन माइक्रोफाइब्रिल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइनिंग स्ट्रक्चर माइक्रोफाइल, और इसी के अंदर भी हमें स्टोमेटा के साथ क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। तो ये कुछ हो चुका है स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्टोमेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ फोर्स दिखाई देते हैं, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करने के लिए। अभी देखो जो फोर्सेस है उसी के अंदर स्टूडेंट दो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं कोएजिव, फर्स्ट जो फोर्स है दैट इज द कोएजिव। कोएजिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? कोएजिव यानी कि अट्रैक्शन ऑफ म्यूचुअल मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो म्यूचुअली अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अट्रैक्शन ऑफ म्यूचुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। जैसा स्टूडेंट देखो सपोज यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है। फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल दूसरी वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल तीसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह से म्यूचुअल अट्रैक्शन से वाटर मॉलिक्यूल थोड़े ऊपर उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक हेल्प होती है, तो इसे हम कोएजिव कहते हैं। उसके बाद हमें एडेजिव भी देखना है। एडेजिव एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट?
एडेजिव यानी कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ अनदर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अनदर मॉलिक्यूल की तरफ और उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एडेजिव। सेकंड लिखेंगे एडेजिव, ठीक है, एडेजिव। अभी देखो एडेजिव के अंदर क्या होता है, एडेजिव के अंदर अट्रैक्शन जो चल रहा है वो नॉन म्यूचुअल है। क्या है? नॉन म्यूचुअल मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन नॉन म्यूचुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन म्यूचुअल मॉलिक्यूल्स। इसी के अंदर सपोज H2O है, इसी का अट्रैक्शन चल रहा है लिग्नाइन की तरफ, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो, सपोज यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये जो है ये लिग्नाइन लेयर है, तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल लिग्निन की तरफ जाता है, उसके बाद यहाँ से इधर लिग्निन की तरफ जाता है, उसके बाद यहाँ से इधर और इधर से इधर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन से मूव होता है इन्हीं फोर्स की हेल्प से। तो चलो ये कुछ हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के अंदर जो एसेंट ऑफ सैप है इसी के बारे में। उसके बाद